हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग आपके फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक उठा लेते हैं। जैसे मैं आपको लास्ट लेक्चर जो मेरा था मैंने उसमें आपको पढ़ाया था कि ह्यूमन की बॉडी से यूरिन किस तरीके से पास होता है, ठीक है ना, जिसको हम किस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं, एक्सक्रीशन मैकेनिज्म या मैक्चुरेशन जिसको हम बोल देते हैं, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। आज हम इसका लास्ट टॉपिक लेते हैं एक्सक्रेटी या जो आपका एक्सक्रेशन टॉपिक चला हुआ है ह्यूमंस में, वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग लेते हैं एक्सक्रेशन इन प्लांट्स, क्योंकि जैसे कि ह्यूमंस के अंदर वेस्ट मैटर बनता है ऐसे ही प्लांट्स में भी बनता है, ठीक है ना। बट ह्यूमंस में रिमूव करने के लिए वेस्ट को स्ट्रैटेजी अलग होती है, जबकि प्लांट्स में स्ट्रैटेजी अलग होती है, ठीक है ना। तो प्लांट और एनिमल दोनों में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप की स्ट्रैटेजी वो यूज़ करते हैं वेस्ट को रिमूव करने के लिए। क्लियर है। अब बात ये होती है कि जैसे कि ह्यूमंस में भी होता है और प्लांट्स में भी आप लेंगे, जो भी एक्सक्रीशन मेथड है वो डिपेंड करता है कि वेस्ट बना क्या है या किस टाइप का वेस्ट बना है। क्लियर है। चलो जी, पहले हम ले लेते हैं वेस्ट कौन कौन से होते हैं और उसके बेस पे उसका मेथड हम लोगे, ठीक है ना। देखो अब होता क्या है बेटा, प्लांट के पास में या प्लांट से अप्रॉक्सीमेट या लगभग 3 डिफरेंट टाइप के वेस्ट बनते हैं, ठीक है ना। तो कितने हैं यहाँ पर मैं लिख दिया, फॉर्म ऑफ वेस्ट लिख दिया मैंने, फॉर्म ऑफ वेस्ट। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर वेस्ट की फॉर्म लिख दी है कि कितनी फॉर्म में वेस्ट बनेगा, उसके हिसाब से उसका रिमूवल चलेगा, ठीक है बेटा। पहला जो मैंने वेस्ट लिया है, पहला मैं ले लेता हूँ गैस, ठीक है ना। तो किसकी फॉर्म में, गैस की फॉर्म में वो वेस्ट बन रहा है, ठीक है। अब गैस की फॉर्म में क्या बनता है, देखो क्या होता है, आपको पता है कि प्लांट का जो, अब प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। तो फोटोसिंथेसिस किन सेल्स में होती है, ग्रीन सेल्स में। तो गैस क्या हो गई, O2, किस में हो गई, इन ग्रीन सेल्स। तो जो ग्रीन सेल्स है उन सेल्स में क्या परफॉर्म होगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगा इन ग्रीन सेल्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ग्रीन सेल्स में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या होता है, O2 प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। अब क्या होता है, जिन सेल्स में O2 प्रोड्यूस होगी वहाँ पे क्या होता है, सेल का या सेल में O2 का नंबर हो जाता है ज़्यादा, ठीक है ना। तो अगर ज़्यादा अमाउंट O2 की बन जाएगी, तो जैसे अब 11th में हम लोग टॉपिक पढ़ाते हैं फोटो रेस्पिरेशन, तो अगर सेल में O2 की अमाउंट बढ़ जाती है तो O2 क्या करते हैं, O2 फोटोसिंथेसिस की जो सिंथेसिस फेज है जिसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है उसमें वो इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देती है, समझ गए। तो अगर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ग्रीन सेल में अगर O2 ज़्यादा बन जाए तो O2 क्या करती है, O2 फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो इस वजह से O2 ग्रीन सेल के लिए क्या बन जाता है, फिर एक वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है। समझ आई मेरी बात कि O2 ग्रीन सेल के लिए वेस्ट प्रोडक्ट क्यों है, मैं एक बार दोबारा फिर बता देता हूँ। क्योंकि जब ग्रीन सेल में फोटोसिंथेसिस होती है तो फोटोसिंथेसिस में O2 भी बनेगी और फूड भी बनेगा। बट अगर O2 की अमाउंट सेल में बढ़ जाए तो क्या हो जाता है, तो O2 ग्लूकोज के प्रोडक्शन में सिंथेसिस में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देगी, मतलब उसको रोकना स्टार्ट कर देती है फिर वो, ठीक है ना। समझ आया मेरी बात। तो उस केस में O2 क्या हो जाती है, एक वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है। समझ गए मेरी बात, क्या हो जाता है, एक वेस्ट हो जाता है जिसको बॉडी से बाहर या जिसको प्लांट बाहर निकालना शुरू करेगा। अब उसको कैसे निकालता है, इन ग्रीन सेल्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। होता क्या है बेटा कि आपको 9th में आपने पढ़ा होगा डिफ्यूज़न। तो जो ग्रीन सेल्स होती हैं फोटोसिंथेसिस में CO2 वो O2 प्रोड्यूस कर रही हैं, तो रिमूव, ठीक है ना, तो रिमूव O2 फ्रॉम सेल्स बाय डिफ्यूजन। तो क्या होता है यहाँ पर, डिफ्यूजन हो जाता है। तो सेल से क्या होता है, O2 का डिफ्यूजन होता है। और कहाँ होता है, कहाँ होता है, या तो वो कहाँ हो, या तो वो
एटमॉस्फेयर में हो, क्लियर, या फिर वो कहाँ हो, अदर नॉन लिविंग सेल्स, सॉरी नॉन ग्रीन सेल्स, अदर नॉन ग्रीन सेल्स। समझ आया मेरी बात? तो ग्रीन सेल्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑटो प्रोड्यूस करती है, जो कि फोटोसिंथेसिस में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देगा, जिस वजह से वो एज ए वेस्ट हो जाएगी। तो वो ऑटो रिमूव करी जाएगी सेल से डिफ्यूज़न करके। और डिफ्यूज़न कहाँ से कहाँ होता है, या तो सेल से कहाँ चला जाए, वो एटमॉस्फेयर में चली जाए, या वो नॉन ग्रीन पार्ट पर भेज दी जाती है। समझ आया मेरी बात? कहाँ भेज दी जाती है? नॉन ग्रीन पार्ट पर। अब यहीं से दूसरा स्टेप स्टार्ट हो जाता है। अब नॉन ग्रीन पार्ट पर भेजा जाता है, नॉन ग्रीन पार्ट पर भेजा जाएगा तो वहाँ पर सेल क्या करेगी, वहाँ पर सेल उस ऑटो को यूज़ कर लेगी। तो जब वो ऑटो को यूज़ करेगी तो दूसरा गैसेस प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, CO2। क्लियर है? दूसरा क्या गैस प्रोडक्ट बन जाएगा, CO2। अब ये किसने किया, CO2 इन किस में होता है, इन नॉन ग्रीन सेल्स, नॉन ग्रीन लिविंग सेल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है ना, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के दौरान, तो रेस्पिरेशन के दौरान जो नॉन ग्रीन सेल्स होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, वो O2 को यूज़ करेगी और क्या प्रोड्यूस कर देगी, वो CO2 प्रोड्यूस करेगी। ठीक है ना। इसका भी जो रिमूवल होता है बाय डिफ्यूज़न होता है। समझ आया मेरी बात? कहाँ, ये तो डेफिनेटली फिर तो एटमॉस्फेयर में जाएगी ये। ठीक है भाई। तो रिमूवल CO2 फ्रॉम सेल्स बाय डिफ्यूज़न। तो यहाँ भी क्या होता है, यहाँ भी डिफ्यूज़न होता है, और कहाँ होता है वो, एटमॉस्फेयर में हो। अब वो एटमॉस्फेयर एयर भी हो सकता है, अगर मैं रूट की बात करूँ तो सॉइल भी हो सकता है। तो एयर भी हो गया, या फिर मैंने क्या लिख दिया, सॉइल लिख दिया। क्लियर है बेटा? तो ये एक मेथड है, गैस जो गैसियस वेस्ट बनता है उसको प्लांट किस तरीके से रिमूव करता है। क्लियर है? ये एक हो गया आपका पॉइंट कि गैसियस वेस्ट कैसे रिमूव होगा। ठीक है। अब आ जाता है दूसरा। दूसरा वेस्ट कौन सा होता है, दूसरा होता है बेटा आपका लिक्विड वेस्ट। अब लिक्विड वेस्ट कौन सा होता है, हम जान लेते हैं दूसरा। सेकंड हमने पॉइंट ले लिया है ये लिक्विड वेस्ट या लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म में क्या जाता है, लिक्विड फॉर्म में जाता है आपका सिर्फ एक क्या, वाटर। ठीक है ना। इसको मैं लिख देता हूँ एक्सीज अमाउंट। तो एक्सीज या हाई अमाउंट ऑफ वाटर, हाई अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है ना। कहाँ से, फ्रॉम एरियल ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है ना। अंडर द प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस होगा, अंडर द प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है भाई, ट्रांसपिरेशन। समझ आया मेरी बात? तो क्या होता है कि प्लांट एक्सीज अमाउंट ऑफ वाटर, अगर कोई भी चीज़ एक्सीज में होगी तो वो एज ए वेस्ट ही एक्ट करेगी। तो एक्सीज अमाउंट ऑफ वाटर को कहाँ से, फ्रॉम ग्रीन एरियल पार्ट ऑफ प्लांट से क्या करेगा, वो ट्रांसपरेट कर देता है, मतलब उसको प्लांट बाहर रिलीज कर देता है। समझ गए? ये होगी क्या, उसकी लिक्विड फॉर्म हो गई है। क्लियर है? अब आती है तीसरी, सेमी सॉलिड फॉर्म। बेटा जो सेमी सॉलिड फॉर्म होती हैं उसमें क्या आएगा, तीसरी फॉर्म हम लोग ले लेते हैं अब, सेमी सॉलिड फॉर्म। तो जो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सेमी सॉलिड फॉर्म।
तो जो सेमी सॉलिड फॉर्म की हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो सेमी सॉलिड फॉर्म क्या होती है? देखो क्या होता है, प्लांट जैसे कि ह्यूमंस के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती है। क्या चलती है? ह्यूमंस के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती है, ठीक है ना। ऐसे प्लांट के अंदर भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती है। तो ह्यूमन और प्लांट्स दोनों में क्या चलेगी, या एनिमल और प्लांट दोनों में मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती है, और उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान कुछ प्रोडक्ट बनते हैं। समझ गए? समझ आया मेरी बात? तो क्या होता है, ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी कुछ प्रोडक्ट वहाँ पर बनते हैं, ठीक है ना। और वे जो प्रोडक्ट है उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं प्राइमरी, जिनको बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट, और एक होते हैं आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है भाई, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब बात क्या है? बात यहाँ ये है कि प्राइमरी और सेकेंडरी बने कब? कब बने भाई? ये बनते हैं जब क्या हो जाए, जब यहाँ पर देखो प्लांट और एनिमल में क्या हुआ है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुई है। उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान कुछ प्रोडक्ट बनते हैं जिनको हम प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी मेटाबोलाइट कौन से होते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट वो है जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए, क्या हुए, प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए, और प्रोड्यूस होते क्या हो जाते हैं, वो यूज्ड हो गए या कंज्यूम हो गए। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो मेटाबोलाइट्स हैं जो कि बने और बनने के तुरंत बाद क्या हो गए, वो बनने के तुरंत बाद वो यूज़ हो गए, तो वो बोले गए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। अब आती बात सेकेंडरी। सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो होते हैं जो कि प्रोड्यूस हुए, बट यूज्ड नहीं हुए। क्या नहीं हुए? यूज्ड नहीं हुए। वो क्या हो गए? वो स्टोर हो गए। अब वो स्टोर कहाँ हुए हैं? वो स्टोर किस में हो जाते हैं? या तो वो लीफ में स्टोर हो जाते हैं, या फिर उन सेल्स में स्टोर होते हैं जो कि कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगी, कुछ टाइम के बाद वो नॉन लिविंग हो जाती है। समझिए मेरी बात? क्लियर है भाई? ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया है, तो लीफ में हो गया, या फिर किस में हो गए हैं, इन वैक्यूल्स ऑफ, किस में हो जाएगा ये, इन वैक्यूल्स ऑफ those cells which become नॉन लिविंग, जो कि क्या हो जाएंगी, जो कि जल्दी ही क्या हो जाएगी, नॉन लिविंग हो जाएगी। समझ आए भाई कहानी? ये कहानी क्या है, सेकेंडरी मेटाबॉलिट प्रोड्यूस होने के बाद हो गए स्टोर, क्योंकि वो यूज़ नहीं होते। अब वो स्टोर कहाँ होंगे, या तो लीफ में स्टोर हो जाए, या फिर वो वैक्यूल में हो जाए उन सेल्स की जो कि कुछ टाइम के बाद नॉन लिविंग हो जाएगी या वो डेड हो जाएगी। समझ आया मेरी बात? क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये है कि सेमी सॉलिड रिमूव करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका होता है बाय द हेल्प ऑफ लीफ, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या होता है कि वो सेल की हेल्प से हो जाए, जो कि सेल्स क्या हो जाती है, कुछ टाइम के बाद डेड हो जाती है। अब क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन कौन से होते हैं बेटा? सेकेंडरी मेटाबोलाइट जैसे आपके एनसीईआरटी ने दिया होगा, गम देता है, उसके अलावा क्या दिया उसने, ऑयल्स वगैरह देता है, या रेजिन देता है। समझ गए? क्लियर है? समझ गए? तो इसमें क्या दिया जाता है कि वहाँ पर हम लोग क्या करते थे, इनको स्टोर कर दे, ये प्लांट क्या करेगा, उनको स्टोर कर देता है, किसकी फॉर्म में, गम और रेजिन की फॉर्म में। अब नॉन लिविंग सेल्स कौन सी कही जा सकती है? अगर मैं नॉन लिविंग सेल की यहाँ पर बात करूँ तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इन्होंने किस में दिया है, उन्होंने लिविंग सेल ना बता के उन्होंने यहाँ पर दे दिया है ओल्ड जाइलम। अब अगर मैं जाइलम की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे नॉन लिविंग में किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ट्रैकिड्स और वेसल्स की बात की जाएगी। कौन आएगा यहाँ पर? यहाँ पर स्पेशली हम किसको लेते हैं, स्पेशली यहाँ पर ट्रैकिड्स, ये आपने 9th में पढ़ा होगा, एंड वेसल्स। तो ट्रैकिड्स और वेसल्स यहाँ पर ही पढ़ी जाती है। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या है, अब देखो जो सेमी सॉलिड वेस्ट है वो किस तरीके से बॉडी से बाहर
निकाला जाए। आपको ये तो पता हो गया कि प्राइमरी तो यूज़ हो गया, बट सेकेंडरी क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया स्टोर। तो ये आपके डिफरेंट टाइप के क्या है, वेस्ट बने हैं, जैसे कि आपका गैस, लिक्विड और सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। रियल में सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, वो एज ए वेस्ट कहे जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो सेमी सॉलिड वेस्ट में हो गया सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जैसे गम, रेजिन, टेनिन, लेटेक्स वगैरह है। कहाँ स्टोर हुए हैं, ये लीफ में, वैक्यूल में, किसकी, नॉन लिविंग सेल्स की, ठीक है ना, या उन सेल्स में जो कि कुछ टाइम के बाद नॉन लिविंग हो जाए, ठीक है। अब हम इसको मेथड लेते हैं। अब इसके मेथड में क्या आएगा, किस तरीके से यहाँ पर ये वेस्ट रिमूव होगा, तो हम वही मेथड लेके चलते हैं, किस तरीके से यहाँ पर वेस्ट रिमूव होगा। अब हम लोग लेके चलते हैं कि सेमी सॉलिड वेस्ट रिमूव किस तरीके से हुआ है प्लांट से। देखो मैंने बता दिया था कि सेकेंड जो सेमी सॉलिड वेस्ट है वो रियल में है क्या, ठीक है। अब क्या होगा, ये बाय द हेल्प ऑफ लीफ की हेल्प से, ठीक है। अब लीफ की हेल्प से कैसा होता है भाई, सेकेंडरी मेटाबोलाइट बने और बनने के बाद कहाँ स्टोर हो गए, वो लीफ में स्टोर हो गए, ठीक है। और कब होता है वो लीफ में स्टोर, वो लीफ में स्टोर तब होता है जब लीफ गिरने वाली होती है, ठीक है ना। क्या होती है, जब लीफ गिरने वाली होती है तो लीफ क्या कर जाएगी, बाय द हेल्प ऑफ लीफ ड्यूरिंग ऑटम या ऑटम से पहले उन सेकेंडरी मेटाबोलाइट को लीफ में स्टोर कर दिया जाता है, और लीफ क्या हो जाती है, लीफ फिर वहाँ से गिर जाती है। क्या हो जाती है, लीफ वहाँ से गिर जाती है। तो जब लीफ गिर जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्लांट से जो उसका सेमी सॉलिड वेस्ट है वो भी वहाँ से बाहर निकल जाएगा। समझ आए मेरी बात, क्लियर हो गया। अब बाय द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ नॉन लिविंग सेल्स। तो जो नॉन लिविंग सेल्स है, मैंने आपको बताया था कि जो पहले ऐसी जो सेल्स जो पहले लिविंग थी बट बाद में क्या हो जाती है वो नॉन लिविंग, जैसे कि ट्रैकिड्स हो गया, वेसल्स हो गया, ठीक है ना। उनमें क्या होती है, वैक्यूल के अंदर क्या कर देते हैं, वैक्यूल के अंदर वो जो वेस्ट होता है उसको स्टोर कर देते हैं, ठीक है ना। तो जब वो लिविंग स्टेट में है तभी उनके अंदर वो क्या कर दिया जाएगा, जब वो लिविंग स्टेट में है तभी उसके अंदर ये सेमी सॉलिड वेस्ट स्टोर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। समझे मेरी बात, जब वो लिविंग स्टेट में होगी तभी उसके अंदर सेमी सॉलिड वेस्ट स्टोर कर दिया जाएगा। तो जब स्टोर कर दिया जाएगा उसके बाद जब उन सेल्स की हो जाएगी डेथ, तो जब डेथ हो जाएगी तो वो जो सेमी सॉलिड वेस्ट है वो उन सेल के अंदर ही पैक हो जाता है। समझ आया मेरी बात, कहाँ हो गया, सेल के अंदर ही वो क्या हो गया, पैक हो गया, ठीक है ना। आप कभी कभी देखते हैं ट्री ट्रंक पे, पेड़ के तनों पे आपको गम्स या रेजिन वगैरह लिखा हुआ मिलती है, लगा हुआ मिलता है, गम मिल गया या गोंद जिसको हम बोल देते हैं वो लगा हुआ मिल जाता है। तो वो क्या है, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट ही है जो कि कभी पहले बना होगा और प्लांट ने लिविंग सेल्स में स्टोर कर दिया होगा, लिविंग सेल की वैक्यूल में स्टोर कर दिया होगा, जो कि सेल कुछ टाइम के बाद जिनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो बेटा ये सारे के सारे मेथड हैं टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम प्लांट। ये प्लांट जिस मेथड को यूज़ करता है वेस्ट को रिमूव करने के लिए। तो ये आपका पूरा का पूरा है, क्लियर हो गया, समझ आए मेरी बात। तो ये आपका पूरा का पूरा एक एक्सक्रीशन इन प्लांट्स है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, क्या, हेमोडायलिसिस या आर्टिफिशियल किडनी। तो ये पूरा मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेके चलते हैं बेटा। अब हम लोग आपके इस चैप्टर का सिर्फ एक ही पॉइंट बचा हुआ है, आर्टिफिशियल किडनी और हेमोडायलिसिस, ठीक है। अब आर्टिफिशियल किडनी और हेमोडायलिसिस होता क्या है, देखो मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। आर्टिफिशियल किडनी और हेमोडायलिसिस होता क्या है, डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम ब्लड थ्रू डायलिसिस, ठीक है। तो डिवाइस, आर्टिफिशियल किडनी को बोला गया यहाँ पर डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम ब्लड थ्रू डायलिसिस, ठीक है। अब होता क्या है, नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करने का जनरली काम किसका होता है, जनरली काम होता है किडनी का, ठीक है ना। बट किडनी अगर किसी भी वजह से कोई डिजीज़ हो, इंजरी हो, कुछ भी हो XYZ, तो अगर किसी भी वजह से किडनी क्या कर दें, किडनी का
एक्टिविटी कम हो जाए या किडनी ब्लड को फिल्टर करना बंद कर दे, तो उस केस में हम लोग आर्टिफिशियल किडनी को यूज़ करते हैं। क्लियर है? समझ आया मेरी बात? अब यहाँ पर जब हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमने क्या किया है, डायलिसिस एक वर्ड यूज़ करते हैं। मैं एक पॉइंट बताता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ड्यूरिंग द डायलिसिस वी यूज़ डायलाइजिंग सोल्यूशन। क्या यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर डायलाइजिंग सोल्यूशन या फ्लूइड यूज़ करते हैं। तो क्या किया हमने, डायलाइजिंग फ्लूइड हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब डायलाइजिंग जो फ्लूइड है इसकी हमें देखनी है कि क्या इसकी क्वालिटी है। तो डायलाइजिंग फ्लूइड जो है FLUID, तो डायलाइजिंग फ्लूइड हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है। तो डायलाइजिंग फ्लूइड जो होता है बेटा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वलेंट टू ब्लड प्रेशर। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड प्रेशर के बिल्कुल बराबर होता है। बट इन दोनों में चेंज क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि ब्लड मैं ब्लड की बात कर रहा हूँ, ब्लड हैज़ नाइट्रोजन वेस्ट, और डायलाइजिंग सॉल्यूशन में क्या नहीं होता, डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजन वेस्ट एब्सेंट होता है। समझ आया मेरी बात? ठीक है। तो डायलाइजिंग फ्लूइड का और ब्लड का OP क्या है, बिल्कुल बराबर होता है। बट ब्लड के पास नाइट्रोजन वेस्ट है, उसके अलावा साल्ट्स या आयंस होते हैं, जबकि डायलाइजिंग फ्लूइड में ये नहीं होता। समझ आया मेरी बात? तो ब्लड और डायलाइजिंग फ्लूइड में अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना हो उनकी कंसंट्रेशन में, तो आप यही डिफरेंस करेंगे कि ब्लड के पास नाइट्रोजन वेस्ट और साल्ट या मिनरल्स होते हैं, जबकि डायलाइजिंग सोल्यूशन के पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती। समझ गए? तो नाइट्रोजन वेस्ट, साल्ट या फिर मिनरल्स डायलाइजिंग फ्लूइड के पास नहीं होते और यहाँ इसके पास होते हैं। समझ आया मेरी बात? क्लियर हो गया? तो अब बात आ जाती है, लेकर चलते हुए यहाँ पर। ठीक है जी। अब हम इसमें एक पूरा का पूरा एक वो बना लेते हैं स्ट्रक्चर, क्योंकि जो डायलाइजिंग है या आर्टिफिशियल किडनी जो होती है, बेटा ये याद रखना कि ब्लड और डायलाइजिंग फ्लूइड की कंसंट्रेशन में क्या डिफरेंस है या उनके कंपोजिशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है। अब हम लेके चलते हैं यहाँ पर एक किडनी, हम आर्टिफिशियल किडनी हम तैयार कर देते हैं। ठीक है। तो आर्टिफिशियल किडनी हम लोग यहाँ पर एक तैयार करते हैं। आर्टिफिशियल किडनी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पर एक चैम्बर होगा, उस चैम्बर के अंदर सिलोफेन की कैसी सेमी परमिएबल ट्यूब्स यहाँ पर लगी हुई होती है। कहीं कहीं पर इसको सेलेक्टिवली परमिएबल भी लिखा जाता है। चलो हम सेलेक्टिवली परमिएबल ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक चैम्बर बना देते हैं, हम एक यूनिट हम लेते हैं। तो ये मैंने ऊपर से लगा दिया है। तो यहाँ पर इसमें ऊपर पोर होता है या ऊपर से एक जगह बनी हुई है इसमें बाहर निकलने के लिए सॉल्यूशन को। ठीक है। और हमने इसको ठीक है ना, एक आउटलेट है, ये क्या है, आउटलेट है, ये क्या है, इनलेट है। ठीक है। अब ये जो चैम्बर हमने बनाया है बेटा, अब इस चैम्बर के अंदर हमें बनानी है ट्यूब। ठीक है। इस चैम्बर के अंदर हम बनाएंगे अब ट्यूब। अब ट्यूब कैसी बनाएंगे? तो हमने चैम्बर तैयार करा, इस चैम्बर की डायलाइजिंग यूनिट हमने तैयार करी है आर्टिफिशियल किडनी, तो हमें एक ट्यूब तैयार करनी है यहाँ पे।
तो ये हम लोग यहाँ पर एक डायलाइजिंग यूनिट हम लोगों ने तैयार करी है। चलो डायलाइजिंग यूनिट अच्छे से बना देते हैं भाई ज़रा, या आर्टिफिशियल किडनी को हम अच्छे से बना देते हैं यहाँ पे। हाँ बेटा, हमने ये पूरी की पूरी एक यूनिट तैयार कर दी है, ठीक है। तो ये जो ट्यूब है किसकी है? ये सिलोफेन ट्यूब है। कैसी है ये? सिलोफेन ट्यूब होती है। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल ट्यूब, ठीक है ना। तो सेलेक्टिवली परमिएबल ट्यूब आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको, आपके एनसीईआरटी के डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको सेलेक्टिवली परमिएबल कहा गया है, ठीक है। समझ गए मेरी बात? तो सेलेक्टिवली परमिएबल हो गई है। अब होता क्या है कि नीचे की तरफ से डायलाइजिंग फ्लूइड भरा जाएगा। यहाँ नीचे से क्या दिया है? यहाँ लिख दिया मैंने फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन। नीचे से इनलेट है, ऊपर से गैस की आउटलेट है। तो क्या लिख दिया मैंने? यूज्ड, क्या लिख दिया मैंने? यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन। अब यूज डायलाइजिंग सॉल्यूशन में क्या क्या होगा? इसके अंदर यूरिया होगा। क्या क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर है यूरिया प्लस यूरिया एंड साल्ट या मिनरल्स होंगे, ठीक है। समझ आया मेरी बात? तो नीचे से इसकी फ्रेश क्या इनलेट है, ऊपर से क्या उसकी आउटलेट है। अब इसका मतलब इस चैम्बर में क्या भरा हुआ है? इस चैम्बर में हमने क्या भर दिया है? डायलाइजिंग सॉल्यूशन हमने यहाँ पर भर दिया है, ठीक है भाई। तो हमने इस चैम्बर के अंदर इस चैम्बर में हमने इस चैम्बर में भर दिया है डायलाइजिंग सॉल्यूशन, हमने यहाँ पर भर दिया है। तो ये क्या हो गया? डायलाइजिंग सॉल्यूशन हो गया, ठीक है भाई। तो ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन हमने बना लिया है, ठीक है। तो इसके अंदर पूरा क्या होगा? डायलिसिस होगा। अब डायलिसिस होगा कैसे? तो यहाँ पे इनलेट और आउटलेट दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या बेटा कि बॉडी से ब्लड यहाँ लाया जाएगा, ठीक है ना। जब बॉडी से ब्लड को इसमें इनपुट किया जाएगा तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे? यहाँ पर हम एक पंप रखते हैं। यहाँ पर क्या बना होगा? यहाँ पर हमने एक पंप लगा दिया। हमने क्या लगा दिया? यहाँ पर बीच में एक पंप लगा दिया है। तो उस पंप की हेल्प से क्या किया जाएगा? ब्लड को लिया जाएगा
और उसको किस में ऐड किया जाएगा, आर्टिफिशियल किडनी में उसको ऐड किया जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है पंप, ठीक है। अब आपको ब्लड कहाँ से ला जाएगा, लाइन फ्रॉम आर्टरी। तो कहाँ से आएगा, ये मैंने क्या लिख दिया, मैंने इसमें लिख दिया आपके एनसीईआरटी अकॉर्डिंग, लाइन फ्रॉम आर्टरी, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब एक यहाँ पर निडल, इस ट्यूब के साथ में, ये इस रबर के साथ में एक निडल लगी होगी, और वो निडल आपकी कहाँ लगी होगी, वो निडल आपकी सिर्फ लगेगी आपके जो हाथ वाली, जो आपके रिस्ट की तरफ जो आर्टरीज होती हैं वहाँ पे लगेगी, ठीक है ना। तो लाइन फ्रॉम आर्टरी, आर्टरी में वो निडल लगा दी जाएगी, निडल से क्या लिया जाएगा, निडल लग गई तो पंप से क्या किया जाएगा, आपका ब्लड आपकी बॉडी से खींचा जाएगा, ठीक है ना। तो अब बात क्या है, आप जब ब्लड से या ब्लड को बॉडी से लगाते खींचते हैं, उस दौरान बेटा हम लोग क्या कर देते हैं, उस दौरान बेटा हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं एंटी कोएगुलेंट। क्या ऐड करते हैं, हिपेरिन। होता क्या है बेटा, जब आपका ब्लड बॉडी से बाहर होता है, उसका ऑक्सीडेशन होकर वो क्या बना लेता है, वो क्लोट बना लेता है। क्या हो जाता है, उसका क्लोट या कोएगुलेशन हो जाता है। बट हिपेरिन, HEPARIN, हिपेरिन क्या करता है, हिपेरिन ब्लड जब बॉडी से बाहर आ जाता है तो उसको क्लोट होने नहीं देता है। तो एंटी कोएगुलेंट फैक्टर, क्या क्लोट हो गया चोट पे बना, कोएगुलेंट हो गया बॉडी के अंदर ही क्लोट अगर हो गया है, तो हिपेरिन क्या होगा, एंटी कोएगुलेंट फैक्टर है। तो लाइन फ्रॉम आर्टरी, आर्टरी में निडल लगा दी गई है, निडल की हेल्प से ब्लड या निडल अपने लगा दी गई है बॉडी में, पंप क्या करेगा, ब्लड को बॉडी से खींचेगा। उस दौरान हम उसमें क्या ऐड कर देते हैं, हिपेरिन, जिसकी वजह से जब तक ब्लड बॉडी से बाहर रहे वो कोएगुलेट ना हो। क्लियर है। तो ब्लड आर्टरी से क्या करेगा, ब्लड आर्टरी से इन पूरी ट्यूब्स में घूमता है, ठीक है ना, पूरी ट्यूब में घूमता है, नीचे से फिर वो बाहर निकलता है। अब क्या होता है, जब ब्लड पूरी बॉडी से इस ट्यूब में घूमता है, तो ये ट्यूब कैसी है, मैंने आपको बताया था जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, इसकी कंसंट्रेशन एज लाइक ब्लड है, ओपी एज लाइक ब्लड है, बट इसके पास क्या नहीं है, इसके पास में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, सॉल्ट नहीं है। समझ आया मेरी बात। डायलाइजिंग सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, एज लाइक ब्लड, ओपी क्या है, एज लाइक ब्लड, बट इसके पास क्या नहीं है, इसके पास में क्या नहीं है बेटा, इसके पास में नाइट्रोजन वेस्ट मतलब यूरिया, साल्ट वगैरह नहीं है, ठीक है ना। वो कहाँ है, वो ब्लड में है। तो होता क्या है कि जब ब्लड इन सेलोफेन ट्यूब से मूव करता है, ठीक है ना, तो ब्लड के अंदर जो यूरिया और साल्ट या मिनरल्स वगैरह होते हैं वो डिफ्यूज़ होके कहाँ जाते हैं, वो डिफ्यूज़ होके इस डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाते हैं। तो ब्लड क्या करेगा, ब्लड इसमें फ्लो करेगा। ब्लड क्या करता है, ब्लड इन ट्यूब्स में सेलोफेन की ट्यूब में फ्लो करेगा। तो जब ब्लड सेलोफेन की ट्यूब में फ्लो कर रहा है तो फ्लो करेगा, इस दौरान यहाँ से क्या डिफ्यूज़ होके आ जाता है, यहाँ से यूरिया, यहाँ से क्या यूरिया, तो यूरिया को मैं यू से लिख देता हूँ मैं, तो यूरिया आ गया। उसके अलावा यहाँ से क्या आ गए, यहाँ से मैंने यूरिया ले लिया है। अब दूसरा मैंने यहाँ से क्या ले लिया, यहाँ से साल्ट आ गए हैं, तो साल्ट के लिए मैं एस लिख देता हूँ। तो साल्ट भी क्या हो गए, यहाँ से डिफ्यूज़ होके बाहर आ गए। तो साल्ट और यूरिया डिफ्यूज़ होके बाहर आते चले गए। समझ आए मेरी बात, ठीक है बेटा। तो इसको, इस पॉइंट को आपने याद रखना है। तो साल्ट और यूरिया डिफ्यूज़ होके कहाँ गए, वो सेलोफेन ट्यूब से आ गए बाहर, क्योंकि सेलोफेन ट्यूब कैसे है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। अब वो क्या क्या चीज़ डिफ्यूज़ होगी वहाँ से, यूरिया डिफ्यूज़ होगा और दूसरा साल्ट डिफ्यूज़ होंगे। तो ब्लड कहाँ से आया, आर्टरी से, आपके रिस्ट आर्टरी से निकालते हैं, वहाँ पर हम क्या नीडल लगा देते हैं। नीडल के पीछे क्या लगी होती है, ये रबर, ये ट्यूब लगी होती है। इसमें हम एंटीकोगुलेंट फैक्टर डाल देते हैं, किसकी, क्योंकि जब ब्लड बॉडी से बाहर होता है वो क्लोट ना कर या कोएगुलेट ना कर जाए। पंप है, पंप की हेल्प से क्या किया जाएगा, आर्टरी से ब्लड को खींचा जाएगा। तो अब फिर क्या करा जाएगा, उसको सेलोफेन ट्यूब में डाल देते हैं। तो सेलोफेन ट्यूब में क्या करता है, ब्लड मूव करता है या फ्लो करता है। इस दौरान
डायलाइजिंग फ्लूइड में क्या नहीं है, डायलाइजिंग फ्लूइड में यूरिया और साल्ट नहीं है, तो सिलोफेन ट्यूब से साल्ट और यूरिया निकल के कहाँ जाए, डायलाइजिंग सोल्यूशन में या फ्लूइड में आ जाएगा। ठीक है ना। अब क्या होता है, डायलाइजिंग फ्लूइड जो है वो ऊपर से क्या कर लिया जाता है, वो ऊपर से कलेक्ट कर लिया जाता है, नीचे से ऐड किया जाता है और ऊपर से उसको क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। समझ आए मेरी बात, क्लियर हुआ ये। अब क्या होता है फाइनली, जब ब्लड यहाँ पर क्या हो गया, उनका यूरिया और साल्ट जब यहाँ से निकल गया बाहर, अब उसको क्या किया जाएगा, अब उसको दोबारा से कहाँ डाला जाएगा, वेन्स में। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, यहाँ पर ब्लड को फिर से एंटर करा दिया हमने, कहाँ पर, लाइन फ्रॉम एपरेटस टू वेन। तो मैंने क्या लिख दिया, टू वेन्स मैंने लिख दिया है। क्लियर हो गया, समझ आए मेरी बात। तो ये आपकी पूरी की पूरी क्या है, आर्टिफिशियल किडनी। तो आर्टिफिशियल किडनी होता क्या, एक बार पूरा बता देता हूँ। आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी वो डिवाइस होती है, डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजन वेस्ट एंड साल्ट, नाइट्रोजन वेस्ट एंड साल्ट। तो मैं साल्ट भी ऐड कर देता हूँ, तो भी साल्ट भी दिया हुआ है आपके यहाँ पर, नाइट्रोजन वेस्ट एंड साल्ट फ्रॉम ब्लड थ्रू डायलिसिस। क्लियर है नहीं, ये क्या बोले जाते हैं आपके आर्टिफिशियल किडनी। डायलाइजिंग सोल्यूशन की मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है, पूरा मैकेनिज्म क्या मैंने आपको पूरी की पूरी यूनिट बता दी है, डायग्राम मैंने बना दिया है। तो ये अंदर क्या है, सिलोफेन ट्यूब है जो कि सिलेक्टिवली परमेबल ट्यूब है। इस चैम्बर में नीचे से फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन ऐड किया जाता है और ऊपर से उसको निकाला जाता है, जिसमें उसके पास क्या होता है, यूरिया और साल्ट होते हैं। ठीक है। अब होता क्या बेटा इसमें कि आर्टरीज में हमें क्या लगाते थे, निडल, निडल के पीछे क्या लगी थी, रबर, रबर पे हम क्या ऐड करते हैं, हिपेरिन, और यहाँ पर होता है पंप। तो आर्टरी में से जो ब्लड खींचा जाता है बॉडी से बाहर, पंप की हेल्प से आएगा। ब्लड क्या करेगा, इन सिलोफेन ट्यूब में क्या करेगा, पास होगा। इस वजह से क्या होता है, अब क्योंकि जो डायलाइजिंग सोल्यूशन है और ब्लड है, दोनों का ओपी बराबर है, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। ठीक है ना, लगभग इनकी कंसंट्रेशन बराबर हैं, बट डिफरेंस क्या है कि ब्लड में क्या है, ब्लड में साल्ट और यूरिया है, जबकि डायलाइजिंग फ्लूइड में वो नहीं है, या सॉल्यूशन में वो नहीं है। इस वजह से क्या होता है कि जब ब्लड सिलोफेन ट्यूब में रन करता है या मूवमेंट मूव होता है, उनके थ्रू पास होता है, तो ब्लड तो सिलोफेन ट्यूब से साल्ट और यूरिया निकल के डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाती है। ठीक है ना। और फिर नीचे से इस ब्लड को नीडल की हेल्प से ही वेन के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो बेटा ये आपकी पूरी की पूरी क्या है, डायलाइजिंग यूनिट या आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है। तो बेटा आपका ये पहला चैप्टर हो गया कवर, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। ओके बेटा।